मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के रायपुर आने को लेकर भी मीडिया से चर्चा की और बताया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हर प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाएगी और साथ ही दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इसको लेकर स्वीकारते हुए कहा कि जितना मांगते हैं उससे ज्यादा दिया जाता है। केंद्र की सरकार ने विकास को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में विकास की रुचि नहीं थी और पूर्व में कांग्रेस की सरकार में प्रस्ताव नहीं मिलते थे, उन्हें काम करने में रुचि नहीं थी। गडकरी जी रायपुर आए थे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में मौजूद थे, सार्वजनिक रूप से कहा था कि आप जितना प्रस्ताव ले आइए मैं स्वीकृति दूंगा। दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने भी कहा था जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। केंद्र की सरकार ने विकास को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस की सरकार की विकास में कोई रुचि नहीं थी, कभी योजना बनाकर भेजते नहीं थे, केवल राजनीति करने का काम करते रहे हैं। इतनी बड़ी राशि सरकार की सजगता से मिली है और काम करने की नियत से मिली है। पर पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी वो प्रस्ताव भेजते नहीं थे, काम करने में। सूरजपुर जिले में वरिष्ठ नागरिक संघ सेवा संस्था ने बापू के कुटिया भवन संचालित किया है, जहां 60 वर्ष से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी समेत व्यापारी और सामान्य व्यक्तियों के लिए एक बाद संवाद के साथ साथ मनोरंजन गतिविधियां प्रतिदिन होते रहता है। और हमारे वरिष्ठ नागरिक संघ सेवा संस्था के मुख्य संयोजक लालचंद अग्रवाल हैं और साथ ही संस्था के वर्तमान अध्यक्ष अनिल गोयल हैं और इस संस्था के कार्यक्रम प्रभारी हरिदास अग्रवाल हैं, जो कि तत्कालीन जिला कलेक्टर गौरव सिंह के विशेष प्रेरणा से प्रेरित होकर वरिष्ठ नागरिक संघ के माध्यम से सूरजपुर जिले के जिला अस्पताल में विगत 3 वर्षों से 300 से अधिक लोगों को स्वल्पाहार के माध्यम से जन सेवा करते आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ नागरिक संघ के संयोजक लालचंद अग्रवाल से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। अग्रवाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। लालचंद अग्रवाल, मेरा सूरजपुर का ही निवासी हूँ। हमने सूरजपुर जिले में एक नाम सुना है, तो एक संघ है सेवा संघ, उसके बारे में आप चर्चा करके कुछ बताइए। सूरजपुर में वरिष्ठ नागरिक संघ नाम से एक संस्था है, पिछले 3 वर्षों से उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। संस्था उसके पहले से है, उसके पूर्व अध्यक्ष थे एसपी जायसवाल हुआ करते थे। उनका स्वर्गवास के बाद लोगों ने मुझको अध्यक्ष बना दिया था। विगत 3 वर्षों से मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरा कार्यकाल पूरा होने के समय मैंने स्वेच्छा से अपने को किनारे करते हुए अनुज गोयल अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनको मैंने अध्यक्ष बना दिया और वो आज अध्यक्ष के पद पे अनिल गोयल हैं। मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब तक रहूंगा तो जुड़ा रहूंगा वरिष्ठ नागरिक संघ से। और वरिष्ठ नागरिक संघ सूरजपुर में सामाजिक हित में काफी अच्छे काम कर रहा है। जैसे प्रतिदिन सुबह हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनके साथ परिजन भी आते हैं जी। उनकी संख्या आजकल तो काफी हो गई है, लगभग 300 के लगभग संख्या उनकी हो जाती है। उनको प्रतिदिन निःशुल्क हम लोग नाश्ता वितरण करते हैं। अग्रवाल जी, हम जानना चाहेंगे ये सेवा संघ खोलने से पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन दिया? उस समय यहाँ कलेक्टर थे गौरव कुमार सिंह। गौरव कुमार सिंह के पास मैं किसी काम से अपने और साथियों के साथ गया था। हमारी इच्छा थी, यहाँ वृद्धाश्रम बन रहा था, तो वृद्धाश्रम में सेवा देने के लिए उस इच्छा से मैं गया था। तो उनने कहा कि इसमें अभी तकनीकी कारणों से विलंब है,
उनने मुझको सलाह दिया कि यहाँ जो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होते हैं उनके परिजनों को बहुत समस्या है। वो खाने को कुछ मिलता नहीं है, ना कोई होटल है, और गरीब देहात से लोग आते हैं बेचारे, तो कोई या तो हॉस्पिटल कैंपस में चूल्हा जलाएगा, उसमें पकाएगा कुछ, उससे प्रदूषण फैलेगा। तो इसका अगर कुछ उपाय आप निकाल सके तो बड़ा अच्छा होगा। मुझको उनकी सलाह बहुत सटीक लगी और मैंने उसी दिन अपने साथियों से एक मीटिंग किया। उसके सेकंड डे 19 जुलाई 1921 को हमने स्टार्ट किया था। आज 3 साल होने जा रहा है, कुछ दिन बचे हैं। हर वर्ष हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। समाज के लोगों से काफी सहयोग भी मिला है। अभी संयोगवश वरिष्ठ नागरिक संघ के हमारे जो नाश्ता प्रभारी हैं श्री हरिदास जी अग्रवाल, जो अभी जस्ट यहाँ आए हैं, ये उनके इंचार्ज हैं उस कार्यक्रम के। अभी आपके संघ में कितने सदस्य हैं? एक्टिव सदस्य तो वर्तमान में समझिए लगभग 30 से 35 है, और वैसे संख्या हमारी 80-90 लोगों की है। और किसी भी संघ में एक्टिव तो लोग लिमिटेड हुआ करते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी एक्टिव नहीं होता, नेतृत्व करने कुछ लोग ही होते हैं उसमें। बाकी जितने लोग हैं वो एक्टिव लोग काफी अच्छे हैं, काफी एक्टिव है। सब समर्पित और परोपकारी भावना सबके अंदर है कि किस प्रकार लोगों का कुछ भला हो सके। मैंने बताया कि हम लोग इस बार पूरे सूरजपुर में 11 जगह हम लोगों ने ठंडे पेयजल की व्यवस्था किया। हालांकि पिछले साल भी किए थे, तो 11 जगह इस बार विधिवत बैनर लगा के हमने ठंडे पानी की व्यवस्था किया था। जाड़े में हम लोग गरीब सब लोगों को गर्म कपड़े का वितरण करते हैं, सब निःशुल्क। अग्रवाल जी, जैसे अब सेवा का दर्जा तो इतना बड़ा होता है कि जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता, तो आगे भविष्य में और क्या सेवा देने के लिए कुछ सोच के तैयारी करके कुछ रखे हैं, उसके बारे में बताइए। अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई तैयारी वाली बात सामने नहीं आई है, क्योंकि हम लोग प्रायः बैठते हैं आपस में। हमारा कार्यालय है यहाँ बापू कुटिया के नाम से। बीच बीच में अगर कोई सलाह किसी प्रकार की अगर आती रहती है तो उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं और शासन को भी सहयोग करते हैं। अभी इलेक्शन लोकसभा चुनाव के पहले वर्तमान कलेक्टर ने हम लोगों से कहा कि आपके माध्यम से अगर एक रैली निकल जाए, मतदाता जागरूकता अभियान, तो बोले बहुत अच्छा होगा। तो हम लोगों ने कलेक्टर सूरजपुर के ही निर्देश में कह लीजिए, तो पूरे शहर में हम लोगों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाला था और उससे कलेक्टर भी बड़े प्रसन्न हुए, जनता में भी मैसेज बहुत अच्छा गया। इस प्रकार के भी कार्यक्रम अगर हमारे सामने आते हैं किसी के भी माध्यम से, दूसरों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से या हमारे मेंबरों के माध्यम से, तो उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं उसका भी बीड़ा उठाने। अग्रवाल जी, आप लोकसभा के बारे में तो सारा चीज काम कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे भारतवर्ष तक हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश दे ताकि आपके जो बात है, जो आपके कार्य है, उससे पूरे भारत देश में प्रेरणा का स्रोत बन सके। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश के रूप में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो जहां है, जिस स्तर पे है, उसको परोपकार के बारे निरंतर सोचना चाहिए। निस्वार्थ भावना से जितना जो कुछ आदमी को कर सकेगा वो जीवन में उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। देखिए, हर किसी को आप भलाई कीजिए तो उसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, वो अदृश्य रहता है, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं रहती। पूरा जीवन हम बिता देंगे भिलाई में, हमको भलाई में, हमको नहीं मालूम हमको कब मिलेगा उसका प्रतिफल। एक जो गीता में कहा गया है ना कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर सड़क परिवहन क्षेत्र को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को सड़क परिवहन क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने बड़ी सौगात दी है और इसके तहत छत्तीसगढ़ को 18 परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में 3,321 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के चौड़ीकरण और उन्नयन की स्वीकृति दे दी गई है और साथ ही
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। आज एक बड़ी खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आप सबसे साझा करने आया हूं। डबल इंजन की सरकार के जो लाभ है वो छत्तीसगढ़ को लगातार मिल रहा है और एक बार फिर आज केंद्र के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा आज विभिन्न 18 परियोजनाओं की प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। लगभग 253.21 किलोमीटर कुल राशि 3,289 करोड़ रुपए के प्रावधानिक किया गया है। आज एक बड़ा सड़क परिवहन के क्षेत्र में भारत सरकार से एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये लगभग 3300 करोड़ रुपए के प्रावधान 2024-25 के लिए। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे पिंक थाने मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला थानों की घोषणा बीजेपी के घोषणा पत्र में है और 5 महिला थानों के स्वीकृति बजट में है। आगे की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अन्य जिलों में भी थाना खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नए 3 कानून लागू हुए हैं, उनमें भी आवश्यक है कि ये तीनों थाने खुलें और साथ ही पिंक थाने महिलाओं के लिए बनेंगे जिसमें महिलाएं आकर अपनी बात यहां रख पाएंगी। हमारे घोषणा पत्र में है और इस बार 5 महिला थानों की स्वीकृति भी बजट में है, तो ये शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे और उसके साथ साथ आगे की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। इन 5 थानों के खुलने के तुरंत बाद ही अन्य जिलों के लिए भी महिला थाना खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसके 2 बातें हैं, यह तो प्रारंभ हमारे घोषणा पत्र में भी था और दूसरा नए 3 कानून जो अभी लागू हुए हैं उसके अंतर्गत भी इस बात की आवश्यकता है कि महिला थाना। कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर करेगी बड़ा आंदोलन मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले आंकड़ों के फेर में लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी और साथ ही हमारी सरकार में हर किसी की शिकायत दर्ज की जा रही है, प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण किया जा रहा है। पीएचक्यू में कई अफसरों के पास वर्कलोड और कुछ अफसर बेकाम मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान अफसरों के बीच जल्द नए सिरे से कार्य विभाजन होगा और साथ ही सभी को कार्यों का बराबर अवसर मिले ऐसा निर्णय लेंगे। सुनवाई नहीं हुआ करती थी पहले, आंकड़ों के चक्कर में लोगों की पीड़ा नहीं सुनी जाती थी। बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही गई है कि पहले लोगों की पीड़ा सुने, आंकड़ों के फेर में नहीं रहना है, ग्रीवेंसेस जितने हैं उनके रिड्रेसल पर काम करें, ये बहुत स्पष्टता के साथ कही जा रही है और इसीलिए थानों में सुनवाई। देश में 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं और इस नए कानून को लेकर हमारे संवाददाता ने सूरजपुर जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक एमआर आहिरे से बातचीत की। एमआर आहिरे ने नए कानून व्यवस्था के बारे में क्या कुछ जानकारी साझा की, आपको सुनाते हैं। 1995 बैच का डीएसपी भर्ती हुआ है मध्य प्रदेश भोपाल में, पद सिलेक्ट अलग अलग जगहों पे करते हुए अभी वर्तमान में डीआईजी का एसएसपी सूरजपुर का काम देख रहा हूँ और यहाँ करीब 2 फरवरी 2024 से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। सर, ये अपना 3 नए कानून संशोधन हुआ है, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। सरकार, भारत सरकार जिस समय
2019 से इसमें चर्चा करके इस तरीके का एक प्लान बनाया गया जिस ढंग से हमारे देश में जो कानून चल रहे थे, हमारे जो स्पेशली पुलिस में हम लोग जो काम करते हैं, इसको भारतीय दंड संहिता बोलते थे, 1861 का बना हुआ। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता थी 1977 में थी, और उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम था। ये बहुत पुराने कानून जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ था, वो जो कानून थे वो अंग्रेजों द्वारा बनाया ऐसा कानून था जो अपने सरकार को सुरक्षित रखने के लिए, और इसमें दंड का प्रावधान को ज्यादा प्राथमिकता कर दिया गया। तो सरकार की मंशा अनुरूप जिस ढंग से दंड से न्याय की ओर इस तरीके है, अभी जो अभी नया कानून बना उसमें सबसे पहले जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से उसको जाना जा रहा है, और भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता जो था, आईपीसी जिसको बोलते थे, ये भारतीय न्याय संहिता के नाम से इसको जानते हैं, और साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसमें किसी चीज का इंडिया शब्द का उपयोग नहीं, जैसे रूप में भारतीय जो शब्द है वो वैसे उस ढंग से ही रहेगा, और दंड से न्याय की ओर अवधारणा को लेके इसमें ये कानून हमको ले जाती है। जैसे सर अपने महिला है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों में कितना फर्क पड़ेगा ये कानून जो संशोधन हुआ उससे? क्योंकि जिस समय हम आईपीसी या पुराना भारतीय दंड संहिता पढ़ते थे तो सभी महिलाओं संबंधी अपराध को अलग अलग भागों में बांटते रहते थे। 375 अलग है, 497 जाकर अलग था, 498 दहेज के संबंध में था, तो वो अलग अलग जगह के कानून में था। अब सबको समाहित करके एक साथ ला दिया गया, और ये शुरुआती इस क्षेत्र में रखा है। 63 में अभी रेप के केस को रखा है, तो उसी इसमें लेके 79 तक की धाराओं में महिला संबंधी अपराध को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती इस तरीके की। इसमें जिस ढंग से ये अम्ब्रेला पैटर्न के रूप में इसमें कानून को हम लेते हैं, जिसमें ये न्याय के तहत हम इसको देखते हैं कि जो अभियुक्त भी होता है उसमें और प्रार्थी दोनों को कवर करके चलती है। पहले दंड का हम बात करते थे, सिर्फ अपराधी को ही दंड दिया जाता था, ऐसा मान के चलते थे। अब ये इस तरीके का दोनों पक्षों को साथ लेकर इस तरीके से चल रहे हैं, तो इसमें महिलाओं को भी, बच्चों को भी, वृद्धों को और समाज के सभी वर्ग के लोगों के हित में ये कानून है, और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम सामने जरूर आएंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश के वासियों को नए कानून जो संशोधन हुए हैं इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नया कानून बहुत ही अच्छा कानून बना है, और इसमें क्योंकि अभी 1 जुलाई से ये लागू हुआ है, इसके परिणाम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी पुलिस के द्वारा FIR किया जा रहा है। FIR होने के बाद ये जब चार्जशीट पुटअप होगा, कोर्ट में होगा, तो जितने भी चेंजेस हैं इसको प्रभाव में आने में, इसका जो परिणाम है आएगा उसका थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा कानून है। देश में, हमारे भारत देश में, स्वतंत्र भारत में हमारे द्वारा बनाए हुए, हमारे लोगों के लिए, मतलब भारत के द्वारा बनाया हुआ, भारत की जनता के लिए ये सारे कानून हैं, तो हम लोगों के लिए इसकी बहुत खुशी भी है, और आने वाले दिनों में इसके भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्यालय के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा समेत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा किए गए कृत्य के पूरे सनातन धर्म निंदा करता है, और पूरे भारतवासी उनके इस बयान की घोर निंदा करते हैं, और साथ ही वहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया। कल जो राहुल गांधी जी ने बड़ी संसद में हिंदुओं को हिंसक अत्याचार करने की बात कही है, वो सरासर निराधार है। जे उनको पूरे हिंदू समाज, पूरे 100 करोड़ वासियों का, देश का अपमान, हिंदू समाज का अपमान है। उनको माफी मांगना चाहिए। इसी हरकत में भारतीय जनता युवा मोर्चा चनेरी उनका पुतला दहन करने जा रही है, और उनसे अपील करेगी कि आप माफी मांगोगे अपने सरेआम उसी संसद में देश के 140 करोड़ लोगों से।
कबीरधाम जिले के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में हिंदू समाज को बयान दिया था, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया। जिला उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी ने कहा कि फिरोज खान के पोता राहुल गांधी को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे हिंदू नेताओं को इसके प्रति सोचना चाहिए। भारत देश के पवित्र मंदिर संसद में जब वो सदन में भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, तो हिंदू समाज का विरोध किया उन्होंने। हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू हमेशा आंदोलन करता है और ऐसे ऐसे अनकृत्य बात किए है राहुल गांधी जो हिंदू समाज के विरोध में है। और हम बोलते हैं राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज से मांग करें। राहुल गांधी जी, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सनातन पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जो सनातन विरोधी है उनको कभी हिंदू जो है पूरे देश का वो कभी छोड़ेगा नहीं। भारत देश हिंदू का है और हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। राहुल गांधी जी को हम आज पुतला दहन के माध्यम से पूरे देश ही नहीं प्रदेश में कबरधा जिला में राहुल गांधी के उस बयान के लिए उसको माफी मांगना होगा, नहीं तो आगे भारतीय जनता युवा मोर्चा उग्र आंदोलन। संसद में राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर हिंदू समाज की ओर से आक्रोश जारी है। वहीं भिंड में भी हिंदू समाज, बजरंग दल और बीजेपी ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया और इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया ने राहुल गांधी को फिरोज खान का पोता और इटालियन मां का पुत्र बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है, हिंदू समाज को हिंसक बताया है। जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो निंदनीय है और साथ ही राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे और जब तक माफी नहीं मांगते लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लोकसभा सत्र के दौरान फिरोज खान के पोते, इटालियन मां के पुत्र राहुल गांधी द्वारा जो हमारे हिंदू समाज को हिंसक बताया गया, उसको लेकर हिंदू समाज में व्यापक आक्रोश है और उनके जो बयान दिया है वह बहुत ही अशोभनीय है। इसको लेकर संपूर्ण हिंदू समाज उनकी निंदा करता है और अगर ऐसे ही उन्होंने उससे माफी नहीं मांगी तो पूरा हिंदू समाज पुतला फूंकेगा और जगह जगह आंदोलन करेगा। हाँ, आज भिंड में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के द्वारा राहुल गांधी। भारत सरकार ने अंग्रेजों के समय से लागू देश के पुराने कानूनों में व्यापक बदलाव किए हैं और इसके तहत 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं। अब दंड संहिता की जगह देश में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता लागू की गई है। नए कानून बनने से देश की न्याय व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए हैं, जिसमें तुरंत कार्रवाई करने के प्रावधान किए गए हैं और इन सब कानूनों की जानकारी आम आदमी को मिल सके, इसके लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित कर नए कानून की जानकारी प्रदान की जा रही है और जिसके तहत शमशाबाद थाना प्रभारी जसवंत सिंह मीणा ने भी नवीन कानून जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक सूर्य प्रकाश मीणा और एसडीएम अजय प्रताप सिंह और तहसीलदार दर्शन लाल नेगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने दीप प्रज्वलित कर किया और इस दौरान थाना प्रभारी जसवंत मीणा और एसडीएम अजय प्रताप सिंह ने नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। सब जानते हैं कि हमारे देश को जो कानून था वो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता या गुलामी की मन में ये भावना आती थी कि यार हम उस समय में जब गुलाम थे तब के ये कानून बने हुए। उनमें बहुत सारे कानून ऐसे भी थे जो समय के हिसाब से अनावश्यक लग रहे थे, मतलब समय के अनुकूल नहीं थे। उन कानूनों को, उन धाराओं को हटा करके और नए प्रावधानों के तहत बहुत सारी धाराएं, जो एक बुकलेट है जिसमें दिया हुआ है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर धारा 307, 302 को
103 में परिवर्तित किया है। नंबर परिवर्तित हुए लेकिन उसमें कोई सजा का जो प्रावधान है वो कोई परिवर्तित नहीं हुआ। यदि 300 किसी का मर्डर हुआ तो उसको आजीवन कारावास होना ही है। धारा का नाम नंबर चेंज हुआ, ये इसलिए चेंज हुआ बहुत सारी धाराएं कुछ कम हुई हैं। तो कुल मिला के हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनकी मंशा थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।